प्रिय छात्र छात्राओं, मैं विशाल मिश्र आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत विषय में जो प्रश्न हैं आज हम उनकी चर्चा करेंगे और ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं, ऐसे पाठों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमने अपने अनुसार कुछ प्रश्न बनाए हैं और कुछ पाठों का चयन किए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, केवल कुछ ही मिनटों में पूरे पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करें और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं इन पे भी चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं संभावित प्रश्न संस्कृत विषय से तो हम एक तरफ से शुरू करेंगे और आपको बताते हुए चले कहाँ से प्रश्न बनने के चांस अधिक हैं। पहले सबसे बात करेंगे संस्कृत गद्य भारती। इसमें कुछ पाठ हैं और उन पाठों में कुछ महत्वपूर्ण पाठ हैं। तो पहले इसमें से प्रश्न आएगा गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद या व्याख्या करने गद्यांश दे दिए जाएंगे और उनको आपको हिंदी में लिखना है। उसमें एक पाठ है नैतिक मूल्यांकन से प्रश्न बन सकता है। नैतिक मूल्यांकन, इनमें से आपके पाठ प्रश्न इससे आएंगे। पहला पाठ है कविकुल कालिदास, लेकिन दूसरे पाठ से प्रश्न आप में बनेंगे और यहाँ से पूरी उम्मीद है कि प्रश्न यहीं से ही आएगा। नैतिक मूल्यांकन देख लीजिए आप, ये पाठ 2 है आपका नैतिक, इससे प्रश्न आएंगे नैतिक मूल्यांकन। यहाँ से यहीं से आपको पैरा दिया जाएगा नैतिक मूल्यांकन, ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। नैतिक मूल्यांकन, इससे प्रश्न आएगा, पैराग्राफ इसी से आएगा, प्रश्न भी इससे रहेगा। नैतिक मूल्यांकन। और दूसरा पाठ, पहला पाठ देख लीजिए आप कविकुल गुरु कालिदास, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, पैराग्राफ यहाँ से दिए जा सकते हैं, उनसे प्रश्न भी रहेगा। कविकुल गुरु कालिदास, यहाँ से प्रश्न आएगा आपका, यहाँ से आप में पैराग्राफ दिया जाएगा कविकुल गुरु कालिदास, यहाँ से प्रश्न आप में बनेगा कविकुल गुरु कालिदास। ये 2 पाठ ऐसे हैं जहाँ से आप में पैरा दिए जाएंगे। एक नैतिक मूल्यांकन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नैतिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नैतिक मूल्यांकन से बनेगा और कविकुल गुरु कालिदास से बनेगा। और एक पाठ और देख लीजिए आप जिससे वहां से प्रश्न बनेंगे, वह है विश्व कवि रविंद्र। तीसरा पाठ है विश्व कवि रविंद्र, यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांस हैं, लेकिन ज्यादातर उम्मीद आप में है नैतिक मूल्यांकन से ही पैरा दिया जाएगा। नैतिक मूल्यांकन, एक बार इन दोनों को देख लीजिएगा, लेकिन उम्मीद है नैतिक मूल्यांकन से ही प्रश्न बनेगा। फिर इसमें प्रश्न बनेगा पाठों का सारांश लिखने के लिए। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा पाठों का सारांश, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है। पाठों का सारांश लिखने के लिए यहाँ से प्रश्न आ सकता है, सारांश यहाँ से। तो इसमें कुछ पाठ हम निश्चित कर रहे हैं, जैसे कविकुल गुरु कालिदास, इनमें सारांश लिखने का कालिदास का कविकुल गुरु कालिदास, यहां से प्रश्न एक पाठ ही रहेगा, इसमें से आएगा। और दूसरा पाठ है विश्व कवि रविंद्र, यहां से रहेगा। और एक पाठ है नैतिक मूल्यांकन, यहां से भी प्रश्न। ये सब आपको पाठों का सारांश लिखने को रहेगा कि आपने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें हैं। कविकुल गुरु कालिदास एक है और फिर है विश्व कवि रविंद्र से प्रश्न रहेगा और नैतिक मूल्यांकन, यहाँ से आपको पाठों का सारांश लिखना रहेगा। कविकुल गुरु कालिदास का पाठ का सारांश आ सकता है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये, और विश्व कवि रविंद्र से भी पूछा जा सकता है। इसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका नैतिक मूल्यांकन है जो गद्य भारती से है, गद्य भारती से भी है। नैतिक मूल्यांकन में आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे और उनसे क्या नाम है प्रश्न, उनको व्याख्या लिखनी रहेगी आपको, ये हो गए। और फिर है संस्कृत, इसमें से पाठों पर आधारित प्रश्न रहेंगे। कुछ पाठ ऐसे हैं जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे आपने, पाठों से आधारित प्रश्न। अगला है पाठों से आधारित प्रश्न। कुछ पाठ ऐसे हैं जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पहला पाठ है कविकुल गुरु कालिदास, यहाँ से प्रश्न रहेगा कविकुल गुरु कालिदास, जिसे पूछे कालिदास कितनी रचनाएं हैं, कालिदास ने कितने नाटकों को लिखा, कालिदास किस राजा के दरबार में रहते थे, और कालिदास
किस रस के लिए प्रसिद्ध है, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। कालिदास का जन्म कहाँ हुआ, ये सब पूछा जा सकता है। दूसरा पार्ट है कि नैतिक मूल्यांक से प्रश्न रहेगा। नैतिक मूल्यांक हम बहुत तेज लिखेंगे क्योंकि आप लोगों को समझ ज्यादा नहीं लेंगे। और फिर एक पार्ट है मदन मोहन मालवीय। मदन, यहां से प्रश्न रहेंगे मदन मोहन मालवीय, यहां से प्रश्न रहेगा। फिर एक पार्ट है आप में लोकमान्य तिलक, 4 पार्ट, यहीं से प्रश्न रहेगा। लोकमान्य तिलक, यहां से प्रश्न रहेगा। ये 4 पार्ट है जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कविकुल गुरु कालिदास, नैतिक मूल्यांक, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक। ये तो आपका संस्कृत गद्य भारती से। एक बार फिर संस्कृत गद्य भारती से नैतिक मूल्यांक सबसे महत्वपूर्ण, कहां से आपको पैराग्राफ देकर व्याख्या पूछ सकते हैं। कविकुल कालिदास, विश्व कवि रविंद्र के सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यांक से है। और फिर रहेगा पाठों का सारांश लिखने के लिए, कविकुल गुरु कालिदास है, विश्व कवि रविंद्र है, नैतिक मूल्यांक है। इनको आप सब एक निगाह देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण कालिदास है, यहाँ से आएगा। पाठों पर आधारित प्रश्न रहेंगे, 4 पाठों में चुना है। कविकुल गुरु कालिदास है, नैतिक मूल्यांक है, मदन मोहन मालवीय है, नैतिक लोकमान्य तिलक, यहाँ से प्रश्न रहेंगे। और मिटा रहे हैं संस्कृत पद्य पीयूष। देखिए संस्कृत पद्य पीयूष, गद्य भारती से तो इतना था, एकदम देखिए तेजी से बताते हुए चल रहे हैं। संस्कृत पद्य पीयूष, संस्कृत पद्य पीयूष। आज हम एक अनुमान लगा के इन प्रश्नों को रख रहे हैं आप लोगों के सामने। इन पाठों पर विशेष चर्चा करें जहां से प्रश्न बनने की उम्मीद है। संस्कृत पद्य पीयूष में श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करने वाला, इसमें श्लोक दे दिया जाएगा और श्लोकों से पूछ लिया जाएगा श्लोकों का हिंदी में अनुवाद, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ पाठों को देखिए कौन से पाठ हैं जहां से श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करने को दिया जाएगा। हिंदी में अनुवाद, श्लोकों का हिंदी में अनुवाद, यहां से प्रश्न आएंगे। अब कुछ पाठ को बता रहे हैं कौन कौन से पाठ हैं। जैसे एक पाठ है सूक्ति सुधा से, दूसरा पाठ है आप में सूक्ति सुधा से, यहां से प्रश्न रहेगा। सूक्ति सुधा से आप में श्लोक दिए जाएंगे और उन श्लोकों को आपको हिंदी में लिखे। सूक्ति सुधा महत्वपूर्ण है। सूक्ति सुधा से कुछ सूत्रों को हम कुछ श्लोकों बता रहे हैं जो सूक्ति सुधा से हैं। सूक्ति सुधा, यहां से आप में प्रश्न बनेंगे सूक्ति सुधा से। देखिए कुछ हम श्लोकों को बता रहे हैं सूक्ति सुधा में। सूक्ति सुधा में एक श्लोक है जिनको हमने लिखा है सूक्ति सुधा में, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्यम गीर्वाण भारती, ये प्रश्न रहेगा, यहाँ से भी आ सकता है। और एक है पृथिव्या त्रिरत्नानि जलमनम सुभाषितम, ये भी हो सकता है। और एक है आप में महत्वपूर्ण है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, ये रह सकता है। और एक प्रश्न केयुराह न विभूषयन्ति, यानी आप देखेंगे सूक्ति सुधा को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आएंगे। और पहला पाठ है आप में, एक पाठ है, चौथा पाठ देख लीजिए कि गीतामृतम, यहां से प्रश्न रहेगा, यहां से श्लोक दे देंगे। गीतामृतम से प्रश्न रहेगा। गीतामृतम से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, श्लोक देकर उनको पूछ रहे। गीतामृतम से महत्वपूर्ण है, गीतामृतम और सूक्ति सुधा, यही दोनों से आप में श्लोक देकर पूछ लेंगे। श्लोक देंगे और पूछ लेंगे, यहाँ से गीतामृतम है और सूक्ति सुधा है। इन दोनों पाठों को आप पढ़िएगा, कुछ श्लोकों को देख लीजिएगा, उसी श्लोक में आपसे प्रश्न आएगा। उन्हीं श्लोकों से पेपर में प्रश्न रहेगा कि इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करिए, हिंदी में व्याख्या करिए। तो यहाँ से हो गया। और सूक्तियों की हिंदी में व्याख्या, अगला रहेगा कि सूक्ति देकर उनसे पूछेंगे कि इसमें कौन सी सूक्ति है और किस पाठ से सूक्ति है। सूक्तियां पूछेंगे, सूक्तियां। अब सूक्तियां पूछेंगे, सूक्तियां कहाँ पूछेंगे ये देख लीजिए। सूक्तियों को देखिए, सूक्तियों को हिंदी में व्याख्या, कुछ जैसे लक्ष्य भेद परीक्षा, पहला एक पाठ है लक्ष्य भेद परीक्षा, यहां से रहेगा प्रश्न। सूक्त दे देंगे लक्ष्य भेद परीक्षा से। और एक है सूक्ति सुधा से, पाठ एक है सूक्ति सुधा से, और कुछ सूक्तियों को हम पढ़ रहे हैं सूक्ति सुधा से। और एक पाठ है आप में सूक्ति सुधा, और यही 2 पाठ है जहां से आप में प्रश्न बनेंगे। लक्ष्य भेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, यहीं से आप में जैसे कुछ सूक्तियां हैं लक्ष्य भेद परीक्षा में, शिरः पश्यामि, ये पूछ सकते हैं। शिरः पश्यामि भाषस्य, ये हो सकता है, यहाँ से प्रश्न पूछ। और एक है पुत्रो नाया पंडितः मंडलाग्रही, ये भी पूछ सकते हैं। एक है आप में
ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धे ये पूछ सकते हैं। यानी ये सब सूक्तियां आपने पूछ सकते हैं। पार्ट 2 में आपको सूक्तियों के लिए केवल 2 पार्ट दिए गए, सुधा, सूक्ति सुधा और लक्ष्य भेद परीक्षा। यहाँ से आपने प्रश्न पूछेंगे। एक सूक्ति ना सुखम संशयात्मानम, यहाँ से पूछ सकते हैं। सर्वम परसम दुखम, ये पूछ सकते हैं सूक्ति। तो इस सूक्त के लिए 2 पार्ट, लक्ष्य भेद परीक्षा और सूक्ति सुधा। अब फिर देखिए श्लोकों का संस्कृत में अर्थ। श्लोकों का संस्कृत में अर्थ, ये भी देखिए संस्कृत पद से श्लोकों का संस्कृत में अर्थ। श्लोकों का संस्कृत में अर्थ लिखने को आएगा। संस्कृत में अर्थ, संस्कृत में अर्थ, श्लोकों का संस्कृत में अर्थ। पाठ 2 देख लीजिएगा आप, इसमें पाठ 2 देखिएगा, इसमें आप पाठ 3 देख लीजिएगा। पाठ 3 यहां से आप में दे सकते हैं, पाठ 2 और पाठ 3 देख लीजिए। पाठ 2 और पाठ 3 क्या है? पाठ 2 है सूक्त सुधा, पाठ 2 है सूक्त सुधा। यहां से प्रश्न आप में रहेंगे जिनको अर्थ लिखना रहेगा सूक्त सुधा से। सूक्त सुधा से रहेगा। और आप में रहेगा पाठ 1 और पाठ 2। पाठ 1 और पाठ 2 से आप में प्रश्न रहेंगे। पाठ 1, पाठ 2, पाठ 4। पाठ 1, पाठ 2, पाठ 4, यहीं से प्रश्न रहेगा। पाठ 4 है गीतामृतम। पाठ 1, पाठ 2, पाठ 4, 1, 2, पाठ 4। पाठ 4 है, आप देखें गीतामृतम। यहाँ से श्लोक देकर पूछेंगे गीतामृतम, और संस्कृत में श्लोकों का अर्थ लिखना रहेगा। गीतामृतम सूक्ति सुधा, सूक्ति सुधा यहाँ से दे देंगे। और पहला पाठ है लक्ष्य भेद परीक्षा। लक्ष्य भेद परीक्षा, लक्ष्य भेद परीक्षा, लक्ष्य वेद परीक्षा। यहाँ से श्लोक देंगे और उनको आपको लिखना है। लक्ष्य भेद परीक्षा से, सूक्त सुधा से, गीतामृतम से। कुछ सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा, 2 गीतामृतम और सूक्त सुधा से। यहीं से प्रश्न बनने के पूरे श्लोक यहीं से दिए जाएंगे, तो आप इनको देख लीजिएगा। तो कथा कौमुदी नाटक, अगले टॉपिक है कथा कौमुदी नाटक। कथा कौमुदी नाटक देख लीजिए। कथा नाटक कौमुदी, कथा नाटक कौमुदी, कथा नाटक कौमुदी। यहां से आप 2 पाठ को देख लीजिएगा बस। कथा नाटक कौमुदी में से पूछेंगे पात्रों का चरित्र चित्रण। पात्रों का, पाठ से पात्रों का चरित्र चित्रण, पात्रों का चरित्र चित्रण। यहां से देखिए पात्रों का चरित्र चित्रण। इसमें एक पाठ है महात्मना स्मरणानि, इसमें महात्मा गांधी का पूछेंगे। पात्र है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। और एक जीमूत वाहन का, जीमूत वाहन का। इन दोनों का चरित्र चित्रण, किसी एक का चरित्र चित्रण आ जाएगा कि महात्मा गांधी और जीमूत वाहन की। महात्मना स्मरण पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। और कारुणिको जीमूत वाहन का पाठ के आधार पर जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इतने चीजें हो गई आपके, जो आपको पेपर में लिखने रहेंगे। ये सब प्रश्न आपको कॉपी पे लिखने रहेंगे। और यहाँ से आपके साहित्य से चीजें खत्म हुई। अब आते हैं व्याकरण पे। संस्कृत व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण से जो प्रश्न बनने वाले हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में जो व्याकरण है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आप में प्रत्याहार, कुछ प्रत्याहारों को लिख रहे हैं, केवल उन्हीं प्रत्याहारों को आपको पढ़ के जाना है। जैसे एक है अक प्रत्याहार, एक है यण प्रत्याहार, एक है यण के बाद अण प्रत्याहार, और एक है अच प्रत्याहार। कितने प्रत्याहार दिए रहे हैं हम? अक है और एक प्रत्याहार है इक। ये 5 प्रत्याहार हैं जो आपके प्रत्याहार से पूछ लेंगे। इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, या तो पूछ लेंगे अक प्रत्याहार में कितने वर्ड, या आपको OMR में भरने होंगे। पूछ लेंगे अक में कितने वर्ड होते हैं, अक में कौन कौन से वर्ड आते हैं, आपको देखना होगा। अक है, यण है, अण है, अच है, इक है, तो प्रत्याहार हो गए। उच्चारण स्थान से प्रश्न रहेगा। उच्चारण स्थान से, उच्चारण स्थान में आप देखिए कंठ को देख लीजिएगा, कंठ को, ताल को, मूर्धा को और ओष्ठ को, इनको देख लीजिएगा।
कंठ से कौन कौन है? अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठा, इनको देख लीजिएगा। इचुषा नाम ताल, इनको देख लीजिएगा। निटोषा नाम मूर्धा और उपपद्मानिया नाम ओष्ठव। उपपद्मानिया नाम ओष्ठव, यानी का वर्ग, इन सबको का वर्ग के उच्चारण स्थान कंठ से है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से है। इचुषा नाम तालु, इच्चू चुक मत चासो दहिया जो अर्डेरुषा नाम मूर्धा और ओष्ठ यानी पापा बाबा मां का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। केवल इन्हीं से प्रश्न रहेगा, इनमें से कौन सा वर्ड कंठ से होता है, इनमें से कौन सा वर्ड तालु का होता है, आप सब पढ़े हैं। इनमें से कौन सा मूर्धा से, इनमें से कौन सा ओष्ठ का है। इनको देखने के बाद अब आते हैं हम संधि पे। आपके सिलेबस में कुछ संधियां दी गई हैं, तो उन्हीं संधियों को देखिए कौन सी संधि आप में सबसे महत्वपूर्ण है। केवल उन्हीं संधियों को देखना है। कुछ संधियां आपके स्वर के व्यंजन के अंतर्गत, स्वर आपको नहीं पढ़ना है। व्यंजन संस्कृत में लिखे तो व्यंजन ऐसे लिखा जाएगा, व्यंजन संधि, और एक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि व्यंजन के अंतर्गत आपको दो पढ़ना है। व्यंजन के अंतर्गत मोनुस्वारा पढ़ना है, मोनुस्वारा पढ़ना है, और एक पढ़ना है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। ये दो संधियां आपने दी गई, इनको पढ़िएगा। मनुस्वार और एक अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, और व्यंजन के अंतर्गत है विसर्जनीयस्य। विसर्जनीयस्य इसको देख लीजिएगा, विसर्जनीयस्य और मनुस्वारा अनुस्वार से पर सवर्ण। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे संधि के। और फिर देखिएगा अगला टॉपिक है इसी में, ये सब ओएमआर पे प्रश्न आने वाले हैं। ओएमआर पे इनका केवल आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बस। ये हो गया धा शब्द रूप में देख लीजिए। शब्द रूप में आपको केवल दो शब्द रूप बता रहे हैं हम, जिसमें पित्र है। एक पित्र को पढ़िएगा और एक पढ़ लीजिएगा नदी को। पित्र और नदी, यहीं से प्रश्न रहेगा आपको, नदी और पित्र, इसमें पढ़ लीजिएगा। और एक धातु रूप में देख लीजिएगा। धातु रूप में आप दो को पढ़ेगा, एक भू है तो कई आप में सिलेबस में, और एक है अस्था। भू और अस्था, अस्था धातु पांचों लकारों में पढ़ लीजिएगा, भू धातु पांचों लकारों में पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनेगा आपको। और फिर देखिए समास। समास में आप के पाठ्यक्रम में तीन समास, जिसमें एक है अव्ययी भाव समास, एक है आप में द्विगु समास संख्यावाची द्विगु, और एक है आप में बहुव्रीहि। इन समासों को देख लीजिए, बहुव्रीहि, द्विगु और अव्ययी भाव। आप अव्ययी भाव और द्विगु को ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न आप में बनेंगे, अव्ययी भाव और द्विगु से। यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ प्रत्यय हैं आप में, कुछ प्रत्यय दिए गए हैं। प्रत्यय में एक है कत प्रत्यय, एक है लेप प्रत्यय, एक है आप में कत्वा प्रत्यय, एक में है अनियर, एक में है आप में अनियर, और एक में है आप में तुमुन। इतने प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों को आपको देखना है, कत, लेप, कत्वा, अनियर, तुमुन। इन प्रत्ययों में से आप लेप को ध्यान दीजिएगा, कत्वा को ध्यान दीजिएगा, और अनियर को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। समास में अव्ययी भाव द्विगु को ध्यान दीजिएगा, धातु में भू और अस्था पढ़ लीजिएगा पांचों लकारों में, शब्द रूप में पित्र और नदी को पढ़ लीजिएगा। प्रत्यय में कत है, लेप है, कत्वा है, अनियर है, तुमुन है। आप अनियर को देखिएगा, लेप को देखिए, कत्वा को देखिएगा। यहाँ के बाद अब आते हैं हम कारक सूत्र में। कारक में आप में कारक भी हैं, कारक को देखिए। ये सब प्रश्न बनेंगे ओएमआर में आपके, ओएमआर में यहीं से प्रश्न बनेंगे। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति में हम कुछ सूत्रों को बता रहे हैं, वो सूत्र देखिएगा बस। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति में कुछ सूत्र हैं, जैसे कर्तुरीशितिमम कर्मम, इसको देख लीजिएगा। साधकतम करणम, इसको देखिएगा। ध्रुवपाय अपादानम, इसको देख लीजिएगा। और अपादाने पंचमी और आधारो अधिकरणम, इतने सूत्रों को आप देखिएगा। आधारो अधिकरणम, अपादाने पंचमी, ध्रुवपाय अपादानम, साधकतम करणम, कर्तुरीशितिम तमम कर्मम, इतने को देखिए। कर्तुरीशितिम तमम कर्मम, साधकतम करणम, ध्रुवपाय अपादानम, आधारो अधिकरणम, और आधारे अपादाने पंचमी, इनको देखिएगा। निबंध में देखिएगा, निबंध में देख लीजिएगा। कुछ निबंधों को बता रहे हैं, नित्य निबंध आएंगे। जैसे एक जनसंख्या देख लीजिएगा, संस्कृत में लिखने को आएगा जनसंख्या पे। एक जैसे संस्कृत पर्यावरण पे देख लीजिएगा, पर्यावरण। और एक देख लीजिएगा संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषाया, ये देख लीजिएगा।
संस्कृत भाषा याद है, सर संस्कृत भाषा महत्वम चाहे देववाणी, यहीं से प्रश्न रहेगा। आप जनसंख्या चाहे पर्यावरण चाहे संस्कृत भाषा आया, यहाँ से प्रश्न देख लीजिएगा। और एक टॉपिक और है आप में कि पूछा जाएगा वाच्य। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वाच्य पूछा को OMR में वाच्य कितने होते हैं, तो आप जान लीजिए 3, कर्त, कर्म और भाव। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ से प्रश्न पूछा कि सीधा पूछेंगे वाच्य कितने होते हैं, तो आप कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कुछ हम पहचान बता दे रहे हैं कि पूछ लेंगे, शब्द लिख के दे देंगे, पूछेंगे में कौन सा वाच्य है। तो वाच्य में तो वाच्य 3 होते हैं, जानते रहिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यदि क्रिया है आपकी गम्यते, लिखते, चलते, पठ्यते, कथ्यते, हस्यते, अंत में ए लगा हो, अंत में ए की मात्रा हो, यदि क्रिया में यदि ए की मात्रा हो तो कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य, यदि क्रिया लिखते हैं, चलते हैं, गम्यते हैं, पठ्यते हैं, हस्यते हैं, कथ्यते हैं, तो वाच्य रहेगा हमारा कर्मवाच्य। कौन सा रहेगा? कर्मवाच्य। ये पहचान कर आप सब पढ़े हैं। और फिर देखें कर्तृवाच्य में, यदि क्रिया लिखती है, चलती है, पठती है, नयति है, हसती है, तो पठंती है, यानी यदि अंत में ती है, अंत में क्रिया में यदि ती लगी है, छोटी की मात्रा लगी है, तो समझिए वाच्य हमारा कर्तृवाच्य है। यदि क्रिया नहीं है, यदि कर्म का अभाव है, तो समझिए कौन सी है हमारी? भाववाच्य। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिए, यदि ए की मात्रा लगी है तो हमारा कर्मवाच्य है, ती की लगी है तो समझिए कर्तृवाच्य। तो यही तो लिख देंगे, इनमें से कौन सा वाच्य है, इनमें से कौन सा वाच्य है, तो आप तो कहिएगा। तो इतनी चीजें हो गई। तो आपको पहचान, कर्तृवाच्य का पहचान बनाया है, क्रिया में ती रहेगा, पठत, लिखत, चलत, नयति, हसत, ये सब रहेगा। और कर्मवाच्य में पठ्यते, गम्यते, लिखते, चलते, हस्यते, ये सब रहेंगे। तो आपके इतने टॉपिक पे हुई बातें, यहीं से प्रश्न रहेंगे आपके। हमने अपने अनुसार अन्य चीजों को देखते हुए आगामी पेपर में, आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं, वहां से हमने जो अनुमान निकाला है उसको अपने आधार पर आप लोगों को बताए हैं। इनको आप एक निगाह देखिएगा और आप कालिदास को पढ़ लीजिएगा। कालिदास से आप में कालिदास की रचनाएं पूछी जा सकती। कालिदास की 7 रचनाएं हैं। देखिए कालिदास की 7 रचनाएं हैं, 3 नाटक हैं, 2 खंड काव्य हैं और 2 गीत काव्य। यहाँ से प्रश्न आप में बनेंगे कालिदास से। तो आज के लिए इतना ही, कालिदास को पढ़ लीजिएगा। और हमने आपको सारी चीजें बता दी, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आने के चांस हैं, ये सब चीजें हो गई। तो ये था, हमने आप लोगों को संस्कृत विषय से, संस्कृत पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा कर दी, कहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा और देखने के साथ साथ आप एक बार अपने नोटबुक को पलट लीजिएगा, कहाँ से प्रश्न बने हैं। और ये सब चीजें जो हम बताए हैं, इसको आप बारीकी से देख लीजिएगा। प्रश्न पूरी चांस है, पूरी उम्मीद है कि प्रश्न आपको यहीं से बनेंगे। इन पाठों को विशेष करके देखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, और आप सब बढ़िया से पढ़ते रहिए। ठीक, अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।